नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। और आज का विषय, क्या वैध से मिलेंगे वोट? चुनाव के वक्त नेता चांद सितारे तक दे देने के वादे करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ इसी तरह के वादे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, जहां बीजेपी सरकार लगातार वादों पर वादे कर रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। चुनाव करीब हैं। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, रोज रोज नए नए वादे कर रहे हैं। शिवराज की कोशिश है कि ऐसा कोई वादा न रह जाए जो कि चुनाव में किसी तरह की खलल डाले। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि हर एक सेक्टर में लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा करते हुए अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है। साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर वैध कॉलोनियां काटी तो अब विभागीय अफसर जिम्मेदार होंगे। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि अवैध कॉलोनी में नियमित कॉलोनी की तरह विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे पैसा आएगा, अवैध कॉलोनियों में बिजली, पानी, सीवेज, नाली, सड़क जैसे अधोसंरचना के काम होंगे। शिवराज ने कहा कि हमें लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है, इसलिए ये सारे काम शुरू करने के निर्देश दे रहा हूँ। पूरे प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं, अब आपको भवन अनुज्ञा मिलेगी, अनुमतियां मिलेगी, बैंक लोन की पात्रता भी आपको मिल जाएगी, बैंक लोन दे सकेंगे। नहीं तो बैंक लोन की पात्रता ही नहीं थी। अब खरीदी संपत्ति, लेकिन बैंक लोन ही नहीं दे सकता। अब ये हो जाएगा। नियमित योजनाओं से अमृत योजना हो, अधोसंरचना योजनाएं हो, सांसद विधायक निधि हो, वहां राशि दी जा सकेगी। ये कॉलोनियां हुई वैध। सीएम ने कहा है कि दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा करता हूं। पहले ये डेट दिसंबर 2016 तक के लिए थी, लेकिन अब सीएम ने इसे बढ़ाकर 2022 कर दी है। मैं मानता हूं कि जब ये कॉलोनियां बन रही थीं, तब ध्यान देना चाहिए था कि वैध बन रही हैं या अवैध। अब अगर अवैध कॉलोनी कटी तो विभागीय अफसर इसके जिम्मेदार होंगे। ये हैं नियम। ये कॉलोनियां नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम के तहत वैध की गई हैं। 2 हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा कॉलोनी का क्षेत्र होने पर नगर और ग्राम निवेश संचालनालय अधिकतम 3 चरण में कॉलोनी विकास की अनुमति दी जा सकती है। कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 15% आवास रखे जाएंगे। भूखंड और आवास की तरह आश्रय शुल्क जमा करवा सकेंगे। 70% से ज्यादा निम्न आय वर्ग वाले लोग रहते हैं, तो विकास शुल्क का 20% ही कॉलोनी वासियों से वसूला जाएगा। बाकी राशि निकाय द्वारा दी जाएगी। अलग श्रेणी की कॉलोनियों को 50% विकास शुल्क देना होगा। प्रतिशत विकास कार्य पूरा होने पर ही 50% भवन मुक्त करने का प्राविधान है। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले किसी तरह का वादा किया हो। इससे पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान कई वादे कर चुके हैं, तो वही कमलनाथ भी सरकार आने पर आम जनता को राहत देने के वादे कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आम जनता सरकार के वादों पर एतबार करती है या फिर विपक्ष आम जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयास करने में सफल होती है। और क्या सरकार वैध कॉलोनियों के वादे को वोटों में तब्दील कर पाती है? स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से सलमान खान की रिपोर्ट। तो क्या वैध से मिलेंगे वोट? मध्य प्रदेश सरकार ने एक और फैसला लिया है, एक और वादा किया है कि अब जो अवैध कॉलोनियां हैं वो वैध हो जाएंगी। इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी से।
योगेश जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को फिलहाल ये बता दें कि ये जो क्राइटेरिया तय किया गया है कि कौन सी कॉलोनी वैध होगी, कौन सी कॉलोनी अवैध होगी, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया जाएगा। ऐसी मुख्य कौन सी बातें हैं कॉलोनी में जो उसे वैध होने पर वैध होने का क्राइटेरिया तय करती हैं? देखिए, मूल तो किसी भी अवैध कॉलोनी को अक्सर जो लोग मांग करते हैं वो मूल बात ये रहती है कि अवैध जो कॉलोनी होती है उसमें जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाती सरकार या नगर निगम, और लोगों के वहाँ के रहवासियों की जो मांग होती है, मुख्य मांग वो यही होती है कि अवैध कॉलोनी यदि वैध हो जाए तो वो तमाम फैसिलिटीज़ उनको मिलने लग जाएंगी जो दूसरी कॉलोनियों को, दूसरे रहवासियों को मिलती हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, कॉलोनी की अंदर की सड़क, ये तमाम वो सुविधाएं होती हैं जिसके बिना कॉलोनी एक तरह से अधूरी है। और इसलिए ये जो अवैध कॉलोनियाँ होती हैं, एक तो ये जो अवैध कॉलोनी में कब्जे की कॉलोनी होती है वो कोई नियम के मुताबिक तो होती नहीं है, ना उनका ऐसा कोई एरिया होता, ना उनका कोई नक्शा होता, जिसको जहाँ मर्जी हुई उसने अपना शुरू में झुग्गी तानी और बाद में उसको बढ़ाते चले गए। तो एक तरह से पूरा का पूरा अवैध, नक्शे भी अवैध होते हैं, ना तो उनका कोई क्राइटेरिया है, और पूरे शहर की फिजा को भी बिगाड़ती है कॉलोनियाँ। लेकिन अब सरकार ने, चूंकि चुनाव सर पर है, हर हाल में हर पार्टी को जीतना है, तो तमाम वे वादे, तमाम वे ऐसे उपाय किए जाएं जिससे सरकार सत्ता में, सरकार की वापसी, पुनर्वापसी हो जाए सत्ता में। तो इसलिए ऐसे कई फैसले भी वैध किए जा रहे हैं जो देखा जाए तो आम नागरिक की दृष्टि से वो ठीक नहीं है। अब पहले नियम सरकार ने बनाया था कि जो 2016 तक की कॉलोनियां हैं वो वैध होंगी। अब आप 2022 तक की, दिसंबर 2022 तक की कॉलोनी को आप वैध कर रहे हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सरकार इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की बजाय इस प्रवृत्ति को बढ़ा रही है। माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं मैं। जहां तक मुझे जानकारी है तो अभी कुछ समय पहले नियम लागू हुआ था कि जो भी एरिया है या जो भी भूखंड है, अगर वो टीएनसीपी के अंतर्गत आता है, अपने दर्शकों को बता दूं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो सरकार ने निकाला था, अगर वो टीएनसीपी के अंतर्गत आता है तो सरकार उसे वैध करती है। यानी कि जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे बिजली, पानी, सीवरेज, तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएंगी। क्या यही वैध कॉलोनी का क्राइटेरिया है? नहीं, वैध कॉलोनी के तो कई और भी क्राइटेरिया हैं, जैसे कि वो शहर को सुंदरता की दृष्टि से भी कॉलोनियाँ काटी जाती हैं। ऐसी कॉलोनियाँ जो सरकार काटती है उससे ना तो शहर की फिजा खराब होनी चाहिए, स्वच्छता और सुंदरता के पैमाने उसमें देखे जाने चाहिए। ये नहीं कि उसमें, और इसलिए वो, जैसे मान लो आपका प्लॉट भी है 30 बाई 50 का, मान लो आपका प्लॉट है, तो आप पूरे प्लॉट पे आप निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम तरह की कई जो चीजें रहती हैं जिनको आम जो मालिक है, प्लॉट का जो मालिक है, वो उन चीजों को ध्यान नहीं रखता। जैसे सपोज कीजिए यदि किसी कॉलोनी में आग लग जाए, तो आप बताइए यदि वो डेंसिटी उसकी बहुत, एक दूसरे से मकान लगे हुए हैं, पूरे सारे एरिया में यदि मकान बने हुए हैं, तो कई बार तो वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं घुस पाती इस कॉलोनी में। बिल्कुल। और कॉलोनी में घुस भी जाए तो जिस मकान में आग लगी वहां तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए ये प्रावधान किए जाते हैं कि इतना एरिया छोड़ा जाए, इतना एरिया खुला रखा जाए, इतने एरिया में निर्माण किया जाए, ताकि भविष्य की जो आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति की जा सके, भविष्य के जो आसन्न संकट हैं उनसे निपटा जा सके। लेकिन ये जो कॉलोनियां हैं, ये तो कॉलोनी ऐसी जिसको जहां मिला उसने अपने बना लिया और सरकार ने उनको वैध कर दिया। तो बहुत सारी इसमें अभी भी लो पूल्स हैं जिसको सरकार को देखना चाहिए था और जो वैध नहीं किए जाने चाहिए थे। लेकिन अब चूंकि मैंने कहा ना कि चुनाव का वक्त है और सरकार कोई भी चीज अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए अवैध कॉलोनी भी वैध की जा रही है और समारोह पूर्वक वैध की जा रही है। और चूंकि उनको पता है कि हम ऐसी घोषणाएं नहीं करेंगे तो विपक्षी दल तो तैयारी बैठे हैं। तो ये इसके अलावा योगेश जी, मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनी को वैध तो किया जा रहा है, हालांकि इसमें पहले से ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब इसमें ध्यान दिया जाएगा। और अब अगर अवैध कॉलोनियां बनती तो इसकी गाज विभागीय अफसरों पर गिरने वाली है। ठीक है, ये तो हमेशा ही क्राइटेरिया होता है। जो 2016 तक का जब इन्होंने क्राइटेरिया तय किया था तब भी ये था कि अब कोई नए अतिक्रमण नहीं होने चाहिए, नई कोई कॉलोनियां नहीं बनना चाहिए। ये एक बार नहीं, कई तरह की कई बार ये नियम प्रक्रिया बन चुकी। अभी भी जैसे चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अफसर जिम्मेदार होंगे यदि इसके बाद कोई कॉलोनियां बनी, लेकिन आपने वो जो प्रवृत्ति लोगों में लगा दी उस पर आप कैसे लगाम लगा पाएंगे? क्योंकि लोगों को तो पता है ना कि चुनाव के समय सरकार ऐसी घोषणाएं पूरी कर देती, उस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की जरूरत है। और यदि सीएम यदि वास्तव में चाहती, सरकार चाहती कि अफसरों पर कार्रवाई, तो कर देना चाहिए 2-4 अफसरों पर। बिल्कुल ठीक है। योगेश जी, वापस से आऊंगा आपके पास। आशीष तिवारी जी की ओर मैं बढ़ूंगा। आशीष जी, सरकार ने एक और वादा मध्य प्रदेश की जनता से किया है
अब जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध कर दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस पर पहले से ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब अगर अवैध कॉलोनियां काटी जाती हैं तो इसकी गाज विभागीय अफसरों पर गिरेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले को लेकर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, तो शायद बहुत सारी अवैध कॉलोनियां नहीं कटती। अब तक जो लोगों को समस्याएं हो रही थी अवैध कॉलोनियों के चलते, वो शायद नहीं होती। इस पर पहले सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए था, या सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि ये चुनावी जुमला है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी कॉलोनियां आज की बनी हुई नहीं है, वो बहुत पहले के समय की भी बनी हुई है। जो 2003 के पहले की भी बहुत सारी कॉलोनियां बनी हुई हैं। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जो कॉलोनियां बनती हैं उस समय पर निश्चित तौर पे कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की भी त्रुटि रहती है, और जिस त्रुटि के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना उस कॉलोनी में जिनने प्लॉट लिए हैं, जो निवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दिक्कत होती है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये गलती दोहराई ना जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, और आने वाले समय में एक व्यवस्थित तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ही कॉलोनियों का निर्माण हो, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी। ठीक है, लेकिन तिवारी साहब, इन गलतियों पर अभी फोकस क्यों किया जा रहा है? 18 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है, इससे पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया? अच्छा किया जा सकता है उसके लिए भी निर्देशित किया है। तिवारी साहब, मेरा सवाल यह था आपसे कि इससे पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया? 18 साल से आपकी सरकार है, गलतियों पर अभी फोकस क्यों किया जा रहा है? क्या आपको भी लग रहा है कि अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी की जो जमीन है मध्य प्रदेश में वो खिसकने वाली है? लगातार जो तैयारियां चल रही बीजेपी सरकार की तरफ से या बीजेपी पार्टी की तरफ से, उससे यह साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन तगड़ा है, और इस कंपटीशन को कम करने के लिए एक भी हिस्सा मध्य प्रदेश का नहीं छोड़ा जा रहा, चाहे आदिवासियों को ले लो, चाहे ओबीसी वर्ग को ले लो। आपका प्रश्न जो प्रश्न है उसका बहुत सीधा उत्तर है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो वो अपना एक संकल्प पत्र लेकर आई, और उस संकल्प पत्र में उसने बहुत सारे वादे किए। आज हम उन्हीं वादों पर लगातार काम कर रहे हैं, और चूंकि समय कम बचा है तो हम अंत में जो हमारे जो काम रह गए उन सभी को भी तेजी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा पूर्ण प्रयास ये है समय अंत बचा है, पत्र पर लोगों की समस्याओं को तिवारी साहब, समय कम बचा है। क्या आप भी मान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वापस से नहीं बनने वाली? हो जाए, और हम लगातार काम कर रहे हैं, उसी तारतम्य में ये सब काम भी चल रहे हैं। चलिए ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। रुक करता हूं मैं सिद्धार्थ जी का। सिद्धार्थ साहब, पूरी बात आपने आशीष जी की भी सुनी। अब जो सरकार ने फैसला लिया, एक और वादा किया है, तमाम वादों की झड़ी लग रही है मध्य प्रदेश में। आपकी पार्टी की भी तरफ से बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से भी बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं। एक और वादा किया गया, एक और घोषणा की गई, अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को परेशानियां हुई हैं जो उस अवैध कॉलोनी में रह रहे थे, लेकिन अब फोकस किया जा रहा है, अब ध्यान दिया जा रहा है। आपको भी लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है? लोगों को समस्याएं तो बहुत पहले से ही हो रही थी, लेकिन फोकस अब किया जा रहा है। ऋषभ जी, सर्वप्रथम तो मैं बोलूंगा, इधर उधर की बात मत कर, इधर उधर की बात मत कर। शिवराज सिंह जी ये बताएं कि कारवा कैसे लुटा और मध्य प्रदेश कैसे लुटा। विगत 2003 से आपकी सरकार, उसके बाद 2005 में मास्टर प्लान आया। मास्टर प्लान लागू होने से पहले कैसे भूमाफियाओं पे पहुंच गया, ये 60 गांठ अधिकारियों की, चाहे भोपाल विकास प्राधिकरण हो, चाहे इंदौर विकास प्राधिकरण हो, चाहे ग्वालियर विकास प्राधिकरण हो, मास्टर प्लान की प्रतियां पहले कैसे मालूम चल गई कि ये मास्टर प्लान है। इस मास्टर प्लान के तहत जो जमीनें हैं इसको पीएसपीओ में रखा जाएगा, इसको ग्रीन बेल्ट रखा जाएगा, इसको कमर्शियल रखा जाएगा। और 2005 के बाद आप डाटा उठा के देखिए मध्य प्रदेश का, 2005 के बाद जो जमीनों का रेट और जमीनों का ग्राफ जो बढ़ा है उसमें कम से कम 200% की वृद्धि हुई। उसका कारण यही रहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो मगरमच्छ बड़े बड़े मंत्री, विधायक, नेता, कार्यकर्ता, जब उनको मालूम चल गया तो भ्रष्टाचार द्वारा जो पैसा कमाए तो उनसे करोड़ों की जमीनें खरीद के डाल दी गई। जब करोड़ों की जमीनें खरीद के डाल दी गई, मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 बीघा के अंदर 22,500 स्क्वायर फीट जमीन होती है। अगर नॉर्म्स के हिसाब से चले तो मात्र उसमें आप 7,500 से 8,000 स्क्वायर फीट आप उसमें प्लॉटिंग एरिया निकाल सकते हैं। बाकी आपको EWS का एरिया छोड़ना पड़ता है, आपको पार्क छोड़ना पड़ता है, उसमें आपको चैम्बर के लिए जगह छोड़नी पड़ती है, सेप्टिक टैंक के लिए और वहां पे फिल्टर प्लांट के लिए। तो क्या कारण रहा कि 2005 के बाद से लेके और अभी 22 तक जितनी कॉलोनियां विकसित हुई,
वो अधिकारियों को क्यों दंडित नहीं किया गया? नगर निगम से प्रकोष्ठ बना के इंडिविजुअल नक्शे पास करा के वो अवैध कॉलोनियों बन गई। जिस जगह पे आपको मैं बता दूं 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट होता है और वहां पे 17 लेकिन हजार। माफ कीजिएगा राजावत साहब, बीच में आपको रोक रहा हूं। आप बोल रहे हैं कि अधिकारियों की साठगांठ, क्या अधिकारियों को भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है? अवश्य, बिना राजनीतिक संरक्षण के अधिकारी इधर से उधर एक फाइल भी नहीं रख सकता। आप देखिए विगत जो एकदम बूम आया, जमीनों का बूम आया, उसके बाद जो अवैध कॉलोनियों को एक विस्तार हुआ, आप पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखिए कि 2003 से पहले क्या स्थिति थी और 2003 के बाद क्या रही। और उसके बाद भी आप उठा के देखिएगा, बड़े बड़े बिल्डर्स के आप नाम निकाल लीजिए, बड़े बड़े कॉलोनाइजर के नाम निकाल लीजिए, बड़े बड़े भूमाफिया। माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने माफियाओं के खिलाफ पूरा अभियान चलाया था। उसके अंदर इतने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े व्यापारी, उनकी कॉलोनियां निकली और उन कॉलोनियों में बाकायदा एक प्लॉट की 2-2, 3-3 रजिस्ट्रियां निकली और उसको मुक्त कराया। जो उसका असली हकदार था उसको वो जगह दी गई। तो ये कहीं ना कहीं साठगांठ की सरकार है, 50% की सरकार है। जो जिस प्रकार से कर्नाटक में 40% की चल रही थी, यहाँ 50% की सरकार चल रही है। और आप कोई 50% दीजिए, आप कोई सा भी काम करा सकते हैं। ठीक है आशीष जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? 50% की सरकार है, 50% दीजिए, कोई भी काम करवा लीजिए। जिस तरीके से कॉलोनाइजर कॉलोनी काटते वक्त वो कुछ हिस्सा देते होंगे, सिद्धार्थ जी के मुताबिक क्या ऐसी ही साठगांठ करके ऐसी अवैध कॉलोनियों को वैध कराने की मुहिम चल रही थी? और अब सरकार का ध्यान गया है कि इन अवैध कॉलोनियों को वैध करा दिया जाए, और उसके बाद ऐसी कॉलोनी वापस से अगर अवैध तरीके से कटती हैं तो गाज फिर विभागीय अफसर पर डाल दी जाएगी। देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो बात कही वह बात यह प्रमाणित करती है कि कांग्रेस के लोगों को भ्रष्टाचार कैसे होता है यह जानकारी है, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और कांग्रेस के जमाने में जो जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनमें कांग्रेस के सारे बड़े नेता लिप्त रहे हैं। यही कारण है कि इन्हें परंपराएं पता है कि कैसे होता है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप 2003 के पहले की स्थिति बताइए मध्य प्रदेश के अंदर की क्या थी, और रही बात 2005 के बाद की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बताता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार ने ये जो तय किया है, इसको तय करने में भी यदि कहीं पर भी अधिकारियों की त्रुटि भी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन तिवारी शिवराज जी ने कहा हुआ है। तिवारी साहब, अगर आंकड़ों में तिवारी साहब, मैं अगर आंकड़ों की बात करूं, करना ये सरकार का निर्णय होता है। जन समस्याओं, तिवारी साहब, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2003 के बाद अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ी है ना। बहुत से ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। तिवारी साहब, मेरे को एक बार बोलने का मौका दिया जाए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास तिवारी साहब, लेकिन अगर मैं 2003 के बाद की बात करूं, आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं, 2003 के बाद अवैध कॉलोनियों का आंकड़ा तो बढ़ा है ना। ऐसे में आपके दौरान ही अवैध कॉलोनियों का आंकड़ा बढ़ा। जी सिद्धार्थ साहब बोलिए। ऋषभ जी, आशीष जी ने बोला कि 2003 से बात करें, तो मैं इनको स्मरण करा दूं कि 2003 से पहले कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी थी वो कॉलोनीज आती थी, जो एक सोसाइटी होती थी, सहकारिता द्वारा बनती थी और उससे जमीन आवंटित होती थी। चाहे ग्वालियर विकास प्राधिकरण आप उठा के देख लीजिए, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, उनको बाकायदा निविदा निकलती थी, जमीन एक्वायर की जाती थी। एक्वायर करने के बाद उसको प्राधिकरण सरकार करती थी और सब उसको नॉर्म्स के हिसाब से करती थी। 3 की बात करते हैं आशीष जी, उस समय तो शायद नगर पैन के शाखाओं में जाते होंगे, आपको तब का ज्ञान भी नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, उस समय पे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन थे शेखर जी, चंद्रप्रभा शेखर जी, और भी कई अन्य लोग रहे। बाकायदा हाउसिंग बोर्ड हो चाहे विकास प्राधिकरण हो, राकेश चौधरी जी उस समय पे मंत्री थे, नगरीय निकाय मंत्री, बाकायदा जमीनों का आवंटन होता था और उसमें लॉटरी सिस्टम से प्लॉट दिया जाता था, कोई भेदभाव नहीं होता था, लॉटरी भी सामने निकल। ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम मेरे को मालूम है, मुझे नहीं बताइए कि आपका ऑनलाइन कैसा होता है। जैसे ई टेंडरिंग हुआ, ऑनलाइन में आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के हर जगह बंगले हैं। चाहे आप रचना टावर देख लीजिए, अभी रचना टावर में दिखा दूं, एक मिनट, अरे रचना टावर पूर्व विधायक और मंत्रियों के लिए बना है, उसमें आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिखा दूं जो विधायक नहीं है बंगले, अभी उसमें जो डुप्लेक्स अभी मिले हैं उसमें आपको बता दूं, और कॉलोनियां बता दूं जिसमें आपका बड़े बड़े विधायक और मंत्रियों के बंगले हैं, उसके कागज दे दूं।
राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस इसीलिए लेकर आई थी कि आपकी पूरी जानकारियां निकाल के दी जाए। एक तरफ बीडी शर्मा जी कमलनाथ जी पे लांछन लगाते हैं और एक तरफ बीडी शर्मा जी खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। कितनी बड़ी बड़ी जमीनों उन्होंने कहां ली गई हैं। नरोत्तम मिश्रा जी की बात कीजिए, चाहे आप सहकारिता मंत्री जी की बात कीजिए। बात है तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उस पर मानहानि का मुकदमा कोर्ट के अंदर दर्ज कराया था और आज उस पर कार्रवाई भी हो गई है। शांत तो उन्हें जमानत करानी वरिष्ठ पड़ी है। पत्रकार की ओर में बढ़ूंगा, मुख्यमंत्री जी को। योगेश जी की ओर और में रही बढ़ूंगा। बात बीडी शर्मा जी की, तो बीडी शर्मा जी एक सामान्य कृषक परिवार से निकल कर आए हैं। उनके पास है इस प्रकार के आरोप लगाने के पहले कम से कम आप सबूत इकट्ठे कर लें। भोपाल में कितने करोड़ का बंगला बन रहा है मालूम है? नहीं मालूम? आपको साक्ष्य दे देंगे। सिद्धार्थ जी आपको मालूम है? जी मालूम है। जरा बोल पाएंगे आप? बस इतनी हिंट दे दी, आशीष जी पता करेंगे। चलिए ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश जी, क्या लगता है जो निर्णय लिया है सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का, यह कितना सही साबित होगा? क्योंकि देखिए, जो अवैध कॉलोनियां थी उसमें टीएनसीपी के अंतर्गत जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है वो तो कहीं ना कहीं नहीं मिल रही थी, लोगों को परेशानियां हो रही थी और कई बार लोगों द्वारा बिल्डर से शिकायत भी की गई होगी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अब आखिर में जब विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं साल के अंत में, ऐसे में सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कहीं ना कहीं लोग लुभावन है। वाकई सरकार को जनता की फिक्र है? नहीं, फिक्र नहीं, ये बोर्ड की फिक्र है। और महत्वपूर्ण बात है, कभी आप देखना, आप एक प्लॉट लेना और उस प्लॉट पर बिल्डिंग परमिशन के लिए नगर निगम चले जाना, आप तब समझ में आएगा कि परमिशन कैसे मिलती है, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। और ये तो आपने बिना बैठे बिठाए लोगों को, अवैध कॉलोनी को वैध कर दिया आपने। लोगों ने 2-2, 5-5 साल से कब्जे किए, अवैध कब्जे किए, और आप चले, आपने उनको वैध कर दिया। जो एक कनेक्शन के लिए लोगों को आज बिजली पानी का कनेक्शन लेके देखो आप, 15-15 दिन, 1-1 महीने लग जाते हैं। यहाँ तो एक झटके में आपने सबको कर दिया। अच्छा योगेश जी, इसमें जनता का नुकसान है या जनता का फायदा है? अगर अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है तो जो लोग ऐसे हैं जहां पर जिनकी माली स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए तो अच्छी बात है। जिनकी माली स्थिति ठीक नहीं है उनके लिए तो आवास दे रही है ना सरकार। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है जगह जगह, मुख्यमंत्री अपने निधि से बनवा रहे हैं जगह जगह। ये तो आप कब्जे करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। आप इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की बजाय, इस पर अंकुश लगाने की बजाय, अब क्या गारंटी, जैसे अभी जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब यदि इस 2022 के बाद यदि अब कब्जे हुए तो विभागीय अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। कब्जे भी होंगे, एक आध विभागीय अफसरों पर आप कार्रवाई कर देंगे, फिर आप वैध करेंगे। आप इसके लिए तो एक सख्त कानून लाया जाना चाहिए। जैसे दिग्विजय सिंह सरकार में कई सरकारी पदों को डाइंग कैडर घोषित कर दिया था, वैसे ही अब इसको डाइंग में डाल देना चाहिए कि अब के बाद कोई भी प्लॉट अवैध हुआ, कोई भी कॉलोनी अवैध हुई तो उसकी जिम्मेदारी, उसका हर्जा खर्चा उसी से लिया जाए जिसने उस पर कब्जा किया। ऐसे सख्त आप कानून बनाएंगे तब इस पे अंकुश लग पाएगा। वरना तो यह कि अभी 2022 के बाद फिर लोग कब्जे करने शुरू कर देंगे। चलिए ठीक है, जब अगला चुनाव आएगा तो फिर वो वैध हो जाएंगी। एक चीज बस मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप अवैध गरीबियों के नाम पर आप अवैध को वैध कर रहे हैं, वहीं राजधानी में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 35-35, 40-40, 50-65 लाख के प्लॉट लिए, लेकिन उनको फ्री होल्ड कराने में दिक्कत आ रही। फ्री होल्ड ही नहीं कर रही सरकार, वो प्रावधान ही कैंसिल कर दिया। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो? आप लीज पे आप उन्होंने प्लॉट दिया आपने और वो फ्री होल्ड कराना चाहते हैं, आपने फ्री होल्ड ही बंद कर दिया और यहाँ आप पूरी के पूरी कॉलोनी को वैध कर रहे हो। तो सरकार को इस पर भी सोचना। आशीष जी, पूरी बात आपने योगेश जी की सुनी। जहां पर जरूरत है वहां पर तो वैध किया नहीं जा रहा, वहां पर तो सरकार का सहयोग मिल नहीं रहा है। अब ऐसे में अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, लोगों को वापस से कब्जे होंगे। कुछ वक्त के बाद विभाग के एकाध अफसर पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अवैध कॉलोनियों का सिलसिला तो लगातार जारी होगा। इसके लिए कानून क्यों नहीं ले आते आप? देखिए, आने वाले समय में जब कोई प्रक्रिया होती है तो उसमें बहुत सारी चीजों की त्रुटियां भी समझ में आती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आती हैं कि उसमें भविष्य में हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे जो सहयोगी मित्र पत्रकार बंधु बोल रहे थे, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में कुछ और भी अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं और समय गुजरता जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको ठीक है। तिवारी साहब, ये तो आपने फिर से एक वादा कर दिया है और उसमें ये तिवारी साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। ये तो आपने फिर से एक वादा कर दिया। वादे पे वादे जनता की, मध्य प्रदेश की जनता से किए जा रहे हैं, लेकिन वादे धरातल में कैसे साबित हो रहे हैं ये भी तो देखने वाली बात है ना। अवैध कॉलोनियों का वैध कर दे रहे हैं, अगर वापस से कुछ वक्त के बाद फिर से यही चीजें होंगी
और मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो भी बातें होती रही हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, हमने अब तक जो भी वादे किए, चाहे स्वास्थ्य की बात रही हो, चाहे हमारी शिक्षा की बात रही हो, जो भी विषय उठे, सड़क की बात रही हो, पानी की बात रही हो, तिवारी साहब 2022 जुलाई की बात कर रहा हूं मैं। तिवारी साहब, आम आदमी का तिवारी साहब जुलाई 2022 की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने भरे मंच से साल में 1 लाख नौकरियां युवाओं को देने का भरोसा दिया था, वादा भी किया था, लेकिन कितनी नौकरियां मिल गई आपको भी पता है। सिद्धार्थ साहब अपनी बात रखिए, समय की बाध्यता है। तिवारी साहब ऐसे नहीं, समय की बाध्यता है, वापस से आऊंगा अगर समय बचता है। 7,000 शिक्षक के 15,000। तिवारी साहब समय बचता है, मैं वापस से आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात रखिएगा। 26,000 पैरामेडिकल स्टाफ के और 65,000। सिद्धार्थ जी बोलिए, अपनी बात रखिए, समय की बाध्यता है। ऋषभ जी आपने बात करी है, जो आपने बात की भर्ती की, उसके ऊपर ही बता दूं कि 1.5 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद आज तक नहीं भरे गए। उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि उसमें SC ST OBC आदिवासी ज्यादा फॉर्म आए थे। उनने लाखों रुपए आपने उनसे फॉर्म भरवा के अपना कलेक्शन तो कर लिया, पर उनको नौकरी नहीं दी, और कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग से उनको दूसरे लोगों को नौकरी दे दी जो पात्र नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है, उसके बाद वो जनता की वादा खिलाफी के लिए मशहूर होती चली जा रही है। और वही कारण है कि 23 में जनता उनको भरपूर, जो भारतीय जनता पार्टी ने 18-19 साल में उनको जो दुख दर्द पीड़ा दी है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। बीजेपी से सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावा जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे, क्या वोट से मिलेंगे, वैध से मिलेंगे वोट। अब देखने वाली बात यह कि सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो वादा किया है, इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता पर कितना होता है। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।